नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। ट्रंप का भारत के प्रति रुख देखने लायक होगा। दैनिक भास्कर। फिर आ गए ट्रंप। दैनिक जागरण। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। बिजनेस स्टैंडर्ड। भारत का ऊर्जा भविष्य और छोटे परमाणु संयंत्र। लवीस भंडारी। अमेरिका की सत्ता, जनसत्ता, निजी बनाम सार्वजनिक, राष्ट्रीय सहारा, विदेश दर्जों की राजनीति, हिंदुस्तान। ट्रंप की वापसी से उम्मीदें और आशंकाएं। कंबल सिंबल। अब हेडलाइन विस्तार से। ट्रंप का भारत के प्रति रुख देखने लायक होगा। दैनिक भास्कर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की दोबारा जीत एक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया के कई इलाकों में युद्ध चल रहा है। अरब इजराइल तनाव ने पेट्रोलियम की कीमतें और इसके फलस्वरूप महंगाई बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बहुआयामी वैश्विक दुष्प्रभाव हैं और दुनिया टेक्नोलॉजी के एक ऐसे नए दौर में प्रवेश कर रही है जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे और नैतिक मूल्यों पर असर पड़ेगा। ट्रंप से विश्व की आशा इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने न केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में समतुल्य में बल्कि सीनेट राज्यसभा में समतुल्य में भी बहुत बहुमत हासिल किया है। अमेरिकी संविधान कांग्रेस संसद के उक्त दोनों सदनों को अमेरिकी संविधान निर्वात शक्तियां देता है। ऐसे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के नए राष्ट्रपति के लिए कुछ भी करना संभव होगा। जीत के बाद अपने भाषण में ट्रंप ने घुसपैठियों की समस्या से प्रभावी रूप से छुटकारा पाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत के पीएम ने ट्रंप के संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं। ट्रंप की रूसी नेता पुतिन और इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी दोस्ती है। ऐसे में दोनों जगह युद्ध पर अंकुश लगाने की उम्मीद बनी है। देखना होगा कि व्यापार के मामले में ट्रंप का भारत के प्रति पूर्व का कड़ा रुख क्या नरम पड़ेगा। फिर आ गए ट्रंप। दैनिक जागरण। अंततः अमेरिकी जनता ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाना पसंद किया। ट्रंप ने आसानी से जीत हासिल कर एक नया इतिहास बनाया। वह लंबे समय के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने एक बार चुनाव हारने के बाद जीत हासिल की। इतिहास रचने का अवसर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास भी था। वह अमेरिका की पहली राष्ट्रपति महिला बन सकती थी, लेकिन हिलेरी क्लिंटन की तरह वह भी नाकाम रहीं। हिलेरी को भी ट्रंप ने हराया था और कमला हैरिस को भी। यह साफ है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की विरासत उन पर भारी पड़ी। यदि बाइडेन कमजोर राष्ट्रपति साबित नहीं हुए होते और उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभालने के साथ वैश्विक समस्याओं और विशेष रूप से यूक्रेन एवं गाजा युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई होती तो शायद कमला हैरिस की राह आसान होती। कमला हैरिस को इसका भी नुकसान उठाना पड़ा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने शरणार्थियों और अवैध रूप से आए लोगों के प्रति उदार रवैया अपना रखा था। भारत एवं अफ्रीकी मूल की महिला होने के नाते वह महिलाओं और साथ ही विदेशी मूल के नागरिकों को उतना आकर्षित नहीं कर पाई जितना मानकर चला जा रहा था। यह भी उनकी पराजय का कारण बना। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण है कि वह अमेरिकी जनता की उस तरह नब्ज नहीं पकड़ सकी जैसी ट्रंप ने पकड़ी। ट्रंप एक मजबूत नेता की अपनी छवि उभारने, अमेरिका के साथ दुनिया की समस्याओं के समाधान में सक्षम साबित होने का संदेश देने के साथ यह भरोसा दिलाने में भी समर्थ रहे कि वह महंगाई से जूझती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सामर्थ्य रखते हैं। इसमें उनकी व्यापारी वाली छवि भी सहायक बनी। चूंकि रिपब्लिकन पार्टी का अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत होगा, इसलिए यह तय है कि ट्रंप अपने मन माफिक खुलकर काम करेंगे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह अप्रत्याशित फैसले करने वाले बड़बोले नेता है। वह किस मसले पर कब क्या कहे और कर दे इसका ठिकाना नहीं। वह जलवायु परिवर्तन को समस्या नहीं मानते और अमेरिका के आर्थिक हितों के आगे वैश्विक हितों की परवाह नहीं करते। वैसे उनके पहले कार्यकाल में विश्व अपेक्षाकृत स्थिर और इसमें उनका भी योगदान था। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारतीय हितों के लिए अच्छा माना जा रहा है और इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। पिछले कार्यकाल में वह भारत के मित्र के रूप में उभरे थे, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वह भारत की उच्च आयात शुल्क दर की शिकायत करते रहते हैं। उन्हें यह भी रास नहीं आता कि दोनों देशों के बीच व्यापार का पड़ला भारत के पक्ष में झुका है। भारत को व्यापार नीति के साथ H-1B वीजा पर उनके रवैये से भी सतर्क रहना होगा।
ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, बिजनेस स्टैंडर्ड। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के अंतराल के बाद दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। इस जीत ने सर्वेक्षणों को बता दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनाव के पहले की आशंकाओं को रेखांकित किया है। यह मुकाबला किसी भी लिहाज से करीबी नहीं था। ट्रंप न केवल रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले राज्यों में जीते, बल्कि उन्होंने स्विंग स्टेट्स, वे राज्य जिनका रुझान स्पष्ट नहीं, में भी जीत हासिल की। 2016 के उलट ट्रंप ने पॉपुलर वोट में भी जीत हासिल की। 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा चुनाव जीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी रिपब्लिकन ने पॉपुलर वोट में जीत हासिल की। कमला हैरिस ने चुनाव के 107 दिन पहले अपना प्रचार अभियान शुरू किया था, जो विश्व युद्ध के दौरान में किसी प्रतिभागी का सबसे छोटा चुनाव अभियान था, लेकिन उन्होंने जो गति हासिल की थी उसे देखते हुए भी ट्रंप की जीत उल्लेखनीय है। हैरिस ने ट्रंप से अधिक धन जुटाया और खर्च किया तथा पूर्व राष्ट्रपतियों और ट्रंप के पहले प्रशासन के दिग्गजों से लेकर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री तरह टेलर स्विफ्ट एवं ओपरा विन्फ्रे जैसे सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली लोग उनका समर्थन कर रहे थे। उनकी कमजोरी इस बात में निहित है कि उन्होंने खुद को बाइडेनोमिक्स से जोड़ा। सर्वेक्षणों ने लगातार बताया कि बाइडेन की आर्थिक नीतियां न केवल अलोकप्रिय रहीं, बल्कि उनका एजेंडा भी अच्छी तरह परिभाषित नहीं था और गर्भपात के अधिकारों तथा नए परिवारों के लिए कर राहत के सिवा उसमें कुछ खास नहीं था। ट्रंप की अलोकप्रियता को लेकर उनका आत्मविश्वास भारी पड़ गया और वह उतनी आश्वस्त हो गई कि उनके प्रचार अभियान की आरंभिक ऊर्जा बाद में नजर नहीं आई। इसके विपरीत उनके प्रतिद्वंदी ने अपने चिरपरिचित एजेंडे को नहीं छोड़ा। सख्त आव्रजन नियंत्रण, अमीरों तथा बड़े कारोबारी घरानों को कर राहत, दूसरे देशों के साथ विद्वेष, लैंगिक भेदभाव और संरक्षणवाद। हत्या के प्रयास के बाद उन्होंने जो अनुकरणीय साहस दिखाया उसने भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। सीनेट पर कब्जे के बाद कांग्रेस ने रिपब्लिकन की संभावित पूर्ण विजय के बाद उन्हें पहले 2 वर्षों में ही अपनी नीतियों को लागू करने का अवसर मिल जाएगा। अमेरिकी मतदाताओं को अपने चुनाव का परिणाम मिलेगा, लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल के अनुभव शेष विश्व को खुश होने की वजह नहीं देते। आर्थिक मोर्चे पर बाइडेन ट्रंप की टैरिफ वाली नीतियों के आसपास ही दिखे, परंतु ट्रंप अपने चुनावी वादे को पूरा कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वह आक्रामक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देंगे तथा चीन की वस्तुओं पर 60% तथा अन्य देशों पर 10% शुल्क लगाएंगे। करों में कटौती का भी वादा किया गया है। इससे बजट घट बढ़ सकता है, जिससे मुद्रास्फीति का तनाव बनेगा और मांग तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर होगा। विश्व अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहेगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते सालों में मजबूत हुए हैं, परंतु ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का तत्कालिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा, इस पर नजर रखनी होगी। उच्च टैरिफ निर्यात को प्रभावित कर सकता है, खासतौर पर फार्मा उद्योग के लिए। इसके अलावा IT उद्योग भी H-1B वीजा नीतियों को सख्त बनाए जाने की मुश्किलों का सामना करेगा। चीन पर संभावित उच्च शुल्क भारत के लिए जरूर अवसर हो सकता है। देखना यह होगा कि भारत नए हालात से कैसे निपटता है। भू राजनीति के लिए भी ट्रंप का दूसरा कार्यकाल सकारात्मक नहीं नजर आता। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच लड़ाई चल रही है और पुतिन के प्रति ट्रंप का पक्षपात और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को लेकर उनकी अवज्ञापूर्ण भूमिका यूक्रेन के लिए बुरी खबर हो सकती है, जो हथियारों के लिए नाटो पर निर्भर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते इस बात से पता चलते हैं कि अमेरिका ने 2017 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। यह फिलिस्तीन के लिए अच्छी खबर नहीं। जलवायु परिवर्तन के एजेंट की बात करें तो ट्रंप का पेरिस समझौते से हटना और पर्यावरण नियंत्रण समाप्त करने की बात कहना भविष्य के बारे में बताता है। लबोलुआब यह कि आर्थिक मंदी, संघर्षों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में ट्रंप की मजबूत जीत अनिश्चितता को और बढ़ाने वाली है। भारत का ऊर्जा भविष्य और छोटे परमाणु संयंत्र। लवीश भंडारी, लेखक, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के प्रमुख हैं। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर या SMR में भारत की ऊर्जा की तस्वीर बदल देने की क्षमता है, लेकिन अभी की स्थिति में भारत SMR से बिजली बनाने का व्यापक कार्यक्रम शुरू करने से पहले काफी कुछ किया जाना
है, मगर यह अहम क्यों है? क्योंकि आगे चलकर भारत को हर 8 से 10 वर्ष में अपना बिजली उत्पादन दोगुना करना होगा। पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती तो होती है, मगर उसका भंडारण सस्ता नहीं होता। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा मौसम पर निर्भर रहती है और रोजाना इसमें बदलाव होता रहता है। ऐसे में भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके पास दूसरे स्रोतों में विविधता लाने की सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि विविधता लाने में जोखिम कम होता है और बिजली की उपलब्धता में उतार चढ़ाव भी कम होता है। लेकिन यह काम चतुराई से किया जाए तो बिजली उत्पादन की लागत भी कम हो सकती है। अन्य ऊर्जा स्रोतों में जियोथर्मल यानी भूतापीय और टाइडल अर्थात ज्वार से बनी ऊर्जा बनाना अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। जैव ईंधन बहुत महंगे हैं, ऐसे में परमाणु ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जरूरी लगता है, जिससे उत्पादन स्थिर होता है और 24 घंटे रहता है, जिस कारण यह और भी आकर्षक विकल्प बन जाता है। किंतु बड़े परमाणु बिजली संयंत्रों के साथ दिक्कत यह है कि इनके निर्माण में बहुत समय लगता है। ये करीब 1 दशक में तैयार होते हैं और इनके लिए बहुत जमीन की जरूरत होती है। इनका निर्माण शुरू होने के साथ ही कई एहतियात बरतने लगते हैं। अगर 300 मेगावाट की कम क्षमता वाली परमाणु परियोजनाओं की बात करें तो तकनीक बदलाव और नियमों को दुरुस्त बनाने से यह व्यावहारिक विकल्प बन गई है। कम लागत और छोटे आकार के कारण 300 मेगावाट से कम की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की तादाद बढ़ी है, जिससे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आपूर्तिकर्ता की नई जुगत बढ़ाने के लिए मजबूर हुए हैं। वे इन्हें मॉड्यूल यानी हिस्सों में तैयार करते हैं, एक जगह बनाते हैं और वहां से परियोजना स्थल पर ले जाते हैं। ऐसा करने पर लागत और भी घट सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि इन संयंत्रों को 1 दशक के बजाय अब 3-4 साल में ही लगाया जा सकता है। तकनीक नवाचार के कारण पहले से कम जमीन की जरूरत पड़ती है और 10 से 20 एकड़ में संयंत्र लग जाता है। सुरक्षा के 2 खास इंतजाम इन्हें पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। इनमें कोई गड़बड़ होने पर बाहरी हस्तक्षेप के बिना आंतरिक स्तर पर ही सुरक्षा उपाय समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इस कारण इन्हें बंद पड़े ताप बिजली संयंत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है और वहां पहले से मजबूत बिजली वितरण व्यवस्था तथा दूसरे बुनियादी ढांचे का फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे में 3 प्रमुख लाभ हैं: कम की जगह जरूरत, जल्दी पूरा होना और अधिक सुरक्षा। इन तीनों के कारण लागत भी कम हो जाती है। ये फायदे देखकर आप सोच रहे होंगे कि भारत को एसएमआर के जरिए परमाणु बिजली गतिविधियों को रफ्तार देनी चाहिए, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। भारत मोटे तौर पर 2 राहें चुन सकता है। पहली, खुद एसएमआर तैयार करना और दूसरी, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते करना। पहले देशी विकल्प पर विचार करते हैं। भारत लंबे समय से देशी क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और हाल में 700 मेगावाट क्षमता पर जोर है, और मगर 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR में भारत को गहरा अनुभव है। अगर भारत 100 मेगावाट क्षमता से कम के व्यवहार्य विकल्प तैयार कर पाया तो उसके कई दूसरे औद्योगिक इस्तेमाल भी संभव हो जाएंगे। इससे हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत के मौजूदा परमाणु प्रतिष्ठान समय पर उत्पादन कर सकेंगे या नहीं। अतीत के संकेत से लें तो इस क्षेत्र में अंतहीन विलंब होते हैं और 1 दशक और इंतजार करना बहुत भारी पड़ेगा। 700 मेगावाट के रिएक्टर को ही ले लीजिए, उसकी 10 अतिरिक्त इकाइयों के लिए 2017 में योजना बनाई गई थी और 5 साल के भीतर उन्हें स्थापित कर दिया जाना था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि भारत के परमाणु प्रतिष्ठान सुरक्षा और परिचालन की कसौटी पर बहुत कामयाब रहे हैं, मगर समय का पाबंद होने के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतीत में नवाचार और वृद्धि सीमित रहने का ठीकरा बाहरी प्रतिबंधों पर फोड़ा जा सकता है, मगर हाल के दिनों में ऐसा नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश में 220 मेगावाट से कम क्षमता के संयंत्रों में नवाचार की गति बढ़ाने के लिए उचित वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय संसाधन देने होंगे। अब दूसरे रास्ते पर विचार करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध MSR तकनीक को अपनाने की। कोरिया, अमेरिका, रूस और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भारत में इस अवसर से जुड़ना चाहती हैं। भारत की कई निजी और सरकारी कंपनियों की भी इसमें दिलचस्पी हो सकती है। इनमें स्टील संयंत्र, डेटा सेंटर, क्लीन हाइड्रोजन उत्पादक और बिजली उत्पादक
उत्पादक शामिल हैं, किंतु 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम कहता है कि इन संयंत्रों का संचालन भारतीय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCSIL) की ही कर सकता है। इसमें बदलाव करना होगा तथा अन्य नियामकीय तथा अन्य संस्थाओं में थोड़े परिवर्तन करते हुए उनके दायरे की स्पष्ट व्याख्या करनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व CLND अधिनियम 2010 में छोटे परमाणु संयंत्रों की जरूरत के हिसाब से बदलाव करने होंगे। अभी यह कानून परियोजना चलाने वाले पर 1500 करोड़ रुपए की देनदारी लगा देता है, मगर SMR आकार में छोटे होते हैं, इसलिए राशि भी उसी हिसाब से कम करनी होगी। CLND के साथ यह दिक्कत भी है कि आपूर्ति करने वालों की असीमित देनदारी का खतरा हो सकता है। परमाणु उपकरण प्रदान करने वाले के लिए लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। तीसरी बात, आपराधिक यानी फौजीदार जवाबदेही से जुड़ी अस्पष्टता भी दूर करनी होगी। देश का मौजूदा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन बना था और इसलिए नियामकीय तथा निगरानी प्रणाली में कई बदलाव करने होंगे ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इसके लिए परमाणु ऊर्जा नियामकीय बोर्ड की भूमिका बढ़ानी होगी और उसे निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियों पर नियामकीय अधिकार देना होगा। साथ ही उसे सांगठनिक रूप से भी मजबूत करना होगा। कई सुरक्षा उपायों को भी संस्थागत स्वरूप देना होगा। इसके लिए गहन निगरानी, नियामकीय और प्रवर्तन क्षमताएं तैयार करनी होगी, खास तौर पर रेडियोधर्मी विकिरण वाले कचरे के निपटान तथा संयंत्रों को बंद करने के मामले में। आखिर में SMR बड़ा नवाचार और भारत के लिए उपयुक्त भी, बशर्ते सही नीतिगत, संगठनिक, नियामकीय और निगरानी व्यवस्था लागू तथा वैश्विक तकनीकी के साथ देसी नवाचार के लिए भी खुला नजरिया हो। देसी नवाचार हो या अंतर्राष्ट्रीय तकनीक लाना, दोनों तरीके कारगर है और खुशकिस्मती से ये एक दूसरे से अलग भी नहीं है। अमेरिका की सत्ता जनसत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बाजी अपने नाम कर ली है। उन्होंने बहुमत के जरूरी आंकड़े से कई अधिक मत हासिल कर लिए हैं। सर्वेक्षणों के नतीजे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पक्ष में जाते दिख रहे थे, मगर मतदान आखिरी दिन कांटे की टक्कर नजर आने लगी। ट्रंप को उन 7 राज्यों में भी बढ़त हासिल हुई जो पलटी मारने वाले राज्य यानी स्विंग स्टेट माने जाते हैं। हालांकि ये नतीजे हैरान करने वाले नहीं हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी उसी वक्त कमजोर पड़ने लगी थी जब ट्रंप के आक्रामक चुनाव प्रचार के सामने राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी अस्वस्थता के चलते शिथिल नजर आने लगे थे। उसके बाद कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया, मगर पार्टी के भीतर उथल-पुथल शुरू हो गई थी। इस तरह कमला हैरिस को समय कम मिल पाया। हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी और महिला मतदाताओं को लुभाने में कामयाब भी रही, मगर ट्रंप ने कमजोर अर्थव्यवस्था, महंगाई और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बाइडेन सरकार पर निशाना साधा और उसका असर वहां के मतदाताओं पर पड़ा। हालांकि इन मसलों पर ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी बहुत आक्रामक ढंग से काम किया था। उसी का प्रभाव था कि इस बार के चुनाव प्रचार में वहां के कई बड़े उद्योगपति भी उनके साथ मंच पर उतरते थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हालांकि अब भी बहुत खराब नहीं है, मगर पहले की तुलना में उसकी रफ्तार धीमी जरूर पड़ गई है। उस पर मंदी की मार है। महंगाई अब तक के 50 वर्षों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने वादा किया कि वे 1 करोड़ अवैध प्रवासियों को देश से निकालकर बाहर करेंगे। उन पर करोड़ों डॉलर खर्च हो रहा है, तो वहां के युवाओं में नए अवसर की उम्मीद जगी। पिछले कार्यकाल में भी उन्हें युवाओं का भरपूर समर्थन हासिल था। उसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप आक्रामक ढंग से प्रशासन चलाने में विश्वास करते हैं और आर्थिक नीति तथा विदेश नीति को लेकर उनका रुख स्पष्ट है। वे रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उसे रुकवा देंगे। इस तरह उन पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह कई बार राजनीतिक और लोकतांत्रिक मर्यादाएं तोड़ी, उसकी भरपाई वे कभी नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे तो शायद वे पार पा लें, मगर विदेश नीति को लेकर उन्हें सदा संदेह की नजर से देखा जाता रहा है। चीन के प्रति उनका रुख बहुत सख्त है। इस वक्त दुनिया में जिस तरह के समीकरण हैं, उसमें वैश्विक दक्षिणी की अहमियत बढ़ी है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में कोई तनाव नहीं है, मगर चीन और रूस के साथ अमेरिका रिश्ते तल्ख होंगे तो भारत के साथ भी समीकरण गड़बड़ होने का खतरा हो सकता है। सबसे अहम बात है कि अगर ट्रंप आव्रजन नीति में बदलाव करते हैं तो वहां रहे भारतीय
नागरिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर दुनिया में बढ़ रहे जलवायु संकट को लेकर ट्रंप संजीदा नहीं रहे हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप के काम करने के तरीके पर लगातार सवाल उठते रहे। अगर इस बार भी उनका वही रुख रहेगा तो उनका विवादों से बाहर निकलना मुश्किल होगा। निजी बनाम सार्वजनिक राष्ट्रीय सहारा। नागरिकों के संपत्ति के आधार पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 2 के मुकाबले 7 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि संविधान के अंतर्गत सरकारों को जन कल्याण के लिए हर निजी स्वामित्व वाले संसाधन को अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से ध्वनित होता है कि विश्व व्यवस्था बदल रही है, देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है और इसी दूसरे अर्थ में कहा जा सकता है कि अदालत ने इस फैसले ने देश के संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को शिथिल किया है और 70 और 80 के दशकों में रूस, चीन समेत पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में समाजवादी मार्क्सवादी सरकारें थीं जिनका विश्वास था कि गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए संपत्ति का पुनर्वितरण आवश्यक है। लिहाजा सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सके। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का समाजवादी विचारों के प्रति विशेष आकर्षण था। इंदिरा गांधी ने इसी विचार से प्रेरित होकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं प्रिवीसी पर्स के अधिकार को निरस्त किया था। आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। शायद इसी पृष्ठभूमि में 1978 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया होगा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का जनहित में अधिग्रहण कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पिछले फैसले को पलटते हुए कहा कि पुराना फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारों के प्रेरित था। हालांकि संविधान पीठ के 2 जजों ने अलग से अपना फैसला लिया। जस्टिस नीवी नागरत्ना ने पीठ के 7 जजों से आंशिक तौर पर असहमति व्यक्त की जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 7 जजों के फैसले के सभी पहलुओं को असहमति जाहिर की। बहरहाल समाज परिवर्तनशील है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में संपत्ति के अधिकार के नए सिद्धांत विकसित हो रहे हैं। परिवर्तन का स्वागत करने वाला समाज गतिशील और आगे बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। विशेष दर्जों की राजनीतिक हिंदुस्तान। यही होना ही था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का चुनाव ही इसी घोषणा के साथ लड़ा और जीता कि वह भारतीय संविधान में राज्य को उसका विशेष दर्जा वापस दिलाएगा। यही बात महबूबा मुफ्ती सईद की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने भी कही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आते ही पहला काम यही किया और विधानसभा में राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया। शुरू में उम्मीद यही थी कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात होगी, जो शायद ज्यादा व्यवहारिक होता। यह एक ऐसा काम था जो देर सवेर होना ही है, मगर उमर अब्दुल्ला सरकार ने ऐसे मुद्दे को प्राथमिकता देना जरूरी समझा जिससे राज्यों में कुछ लोगों की भावनाओं को जोड़ दिया गया है। प्रस्ताव के केंद्र सरकार ने कहा कि वह विशेष दर्जा वापस देने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत करें। बुधवार को नवगठित राज्य विधानसभा में जब वह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश किया तभी यह स्पष्ट हो गया था कि चौधरी का चयन इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न कर सके। जाहिर है भाजपा इस प्रस्ताव का विरोध करना ही था। यह प्रस्ताव पारित हो रहा था तब भाजपा विधायक सदन में पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा के नारे लगा रहे थे। विशेष राज्य का दर्जा पाने के मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां खड़ी जीडीपी उससे 2 कदम आगे रहना चाहती है। उसे लगता है कि विशेष दर्जे के मुद्दे से कुछ लोगों के तार भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, इसलिए ज्यादा अधिवादी रुख अपनाकर इसका कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। पार्टी कह रही है कि विशेष दर्जे की वापसी का प्रस्ताव पास करने से पहले इसे खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को नकारना चाहिए था और उनकी निंदा करनी चाहिए थी। पीडीपी के एक विधायक ने ऐसा प्रस्ताव पेश भी किया। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी थी कि यह पीडीपी का केवल प्रचार स्टंट है और उसे विधायक सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हैं।
मगर उमर अब्दुल्ला जो बात पीडीपी के लिए कह रहे हैं वही शायद उनके लिए भी कही जा सकती है, वरना यह भी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा देने वाले संविधान के लिए अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। उसकी उसकी वापसी अब इतनी आसान नहीं कि पूरे भारत में इसको लेकर वरना यह भी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा देने वाले संविधान के जिस अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था उसकी वापसी अब इतनी आसान नहीं है कि पूरे भारत में इसको लेकर जिस तरह का जनमानस है उसे देखते हुए यह तो लगभग असंभव है। वैसे ही इतना तो उन्हें पता होगा ही कि सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाने भर से अनुच्छेद 370 वापस नहीं आने वाला। फिर इस समय केंद्र में ऐसी सरकार भी बात को कश्मीर की जनता और राजनेताओं दोनों को समझाना ही होगा कि 70 साल तक विशेष दर्जा होने के बावजूद इससे राज्य का कोई बहुत भला नहीं हुआ। हालांकि एक तर्क यह भी सुनाई देता है कि विशेष दर्जा हटाने का भी राज्य को कोई बहुत लाभ नहीं मिला। लाभ मिला या नहीं इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने से राज्य का कोई नुकसान हुआ ऐसा भी नहीं दिखता। इसलिए जम्मू कश्मीर को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है जो विशेष दर्जे से इतर तरक्की का नया खाका खींचे। ट्रंप की वापसी से उम्मीदें और आशंकाएं, कंबल सिब्बल, पूर्व विदेश सचिव। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के गहरे निहितार्थ है, उन्हें लेकर कई तरह की संभावनाएं और आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। निसंदेह इस नतीजे का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर तो पड़ेगा ही, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी खूब होगा। यह जनादेश संकेत है कि अमेरिकी समाज और वहां की राजनीति अब काफी ध्रुवीकृत हो गई है। इसे श्वेत बनाम अश्वेत में भी बांटा जा सकता है। ट्रंप की जीत की कई वजह हैं। उनके पास अपना समृद्ध समर्थक वर्ग है। ये वे लोग हैं जो मानते हैं कि डेमोक्रेट राज्य में अमेरिका का दबदबा घटा है। प्रवासियों की आमद बढ़ने से यहाँ की जनसांख्यिकी भी प्रभावित हुई और श्वेतों का प्रभुत्व कम हो रहा है। इसी कारण मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसा नारा उनको उद्वेलित करता है। ट्रंप को ये उनके लिए उत्तारक मानते हैं। अमेरिका में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो प्रवासियों के प्रति बाइडेन की नीतियों से खपाते। आरोप है कि कैलिफोर्निया जैसे राज्य में जहां मतदाताओं को मत गिराने के लिए किसी मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं है, कई प्रवासियों को मतदान का हिस्सा बनाया गया ताकि वे डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे सकें। इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एकजुटता दिखाई। अमेरिका का यह तबका यह भी जानता है कि ट्रंप के खिलाफ अन्याय किया गया, उनको चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया गया, उन पर कई मुकदमे लादे गए और न्यायपालिका का बतौर औजार इस्तेमाल किया गया। इसने विशेषकर स्विंग वोटरों जिनका राजनीतिक रुझान स्पष्ट नहीं होता को रिपब्लिकन की ओर आकर्षित किया। फिर भी अमेरिका जनता इतनी आसानी से किसी अश्वेत और वह भी एक महिला को स्वीकार नहीं करना चाहती। हालांकि उसमें काफी हद तक दोष खुद कमला हैरिस का है। अगर वह कुशल होती तो शायद पहली महिला अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का इतिहास रच सकती थी, लेकिन उनमें न सिर्फ मौलिकता का अभाव दिखा बल्कि नीतिगत मुद्दों पर भी उनकी उलझन जाहिर होती रही। कठपुतली उम्मीदवार का आरोप तो उन पर था ही, नतीजतन वह अपने लिए जरूरी समर्थन भी नहीं जुटा सकती। किसी प्राइमरी के जीते बिना पैराशूट प्रत्याशी बनना भी कमला हैरिस के खिलाफ गया। उनके विचारों में गहराई का अभाव है। वह उन्हीं बातों को अपनी बहसों में रखती गई जो बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, बिल व हिलरी क्लिंटन या जो बाइडेन जैसे नेता कहते रहे हैं। इससे धारणा बनी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी कमला हैरिस खुद फैसले नहीं लेंगी। नर्वस होने पर उनकी हंसी भी लोगों को चुभी होगी। उन्हें इतना भी समर्थन इसलिए नहीं मिला क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी आबादी डोनाल्ड ट्रंप से खफा है। अलबत्ता कई डेमोक्रेटिक अब इस चिंता में होंगे कि जैसा उन्होंने बोया है कहीं वैसा ही काटना न पड़ जाए, यानी जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को रोकने के लिए कानूनों का सहारा लिया, कहीं अब ट्रंप भी उन पर मुकदमों का बोझ न लाद दें। हालांकि दुविधा अब मुख्यधारा के मीडिया के सामने ही होगी। वह ट्रंप पर लगातार हमलावर रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। उसकी यह कोशिश रहेगी कि ट्रंप को अपने अनुकूल काम करने की खुली छूट न मिल सके। ऐसे में मीडिया में उनकी आलोचना ज्यादा तीखी हो सकती है, जिससे अमेरिका समाज में ध्रुवीकरण तेज हो सकता है, जो संभवतः तनाव की वजह बने। रही बात विश्व राजनीति की, तो कुछ क्षेत्रों पर इस नतीजे का असर साफ साफ दिख सकता है। मसलन अब यूरोप की राजनीति प्रभावित हो सकती है। साल 2016 में जब ट्रंप को जीत मिली थी तब बतौर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम अपने मूल्यों को साझा नहीं कर सकते। जाहिर है यूरोपीय देशों की वह चिंता आज भी कायम होगी।
इन नाटों के खिलाफ भी ट्रंप मुखर रहे हैं और यह मानते रहे हैं कि इस पर खर्च मूलतः अमेरिका को होता है, लेकिन फायदा विशेषकर यूरोपीय देश उठाते हैं। तो यूक्रेन पर युद्ध पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वैसे ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर वह सत्ता में होते तो यह संघर्ष नहीं होता सरकार बनने पर जल्द इसे खत्म कराने का दावा भी वह करते रहे हैं। वह रूस के साथ समझौते के लिए पक्षधर हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए नतीजा किसी दुष्प्रभाव से कम नहीं होगा। ट्रंप उन पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि ज़ेलेंस्की आते हैं और अरबों डॉलर इमारत लेकर चले जाते हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाता है। इजरायल-ईरानी तनातनी पर भी यह नतीजा असरअंदाज हो सकता है। ट्रंप इजरायल के पक्षधर हैं और ईरान को भी कभी परमाणु शक्ति न बनने देने का दावा करते रहे हैं। अब सवाल है कि क्या यह आग और भड़केगी या शांत होगी। आग भड़काना तो उचित नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि इस ज्वाला को शांत करना है तो इजरायल को रोकना होगा, साथ ही ईरान पर भी कुछ प्रभाव डालना होगा। ट्रंप के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। ट्रंप हिंद प्रशांत नीति में बहुत ज्यादा शायद ही बदलाव करें। हाँ, चीन पर दबाव बनाने के लिए वह क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका का समूह को आगे बढ़ा सकते हैं। वह अमेरिका आने वाले उत्पादों पर टैरिफ भी बढ़ा सकते हैं, जिसका नुकसान भारत को भी हो सकता है। टैरिफ ट्रंप की पिछली सरकार में भी एक बड़ा मुद्दा था। यह सही है कि बाइडेन के कार्यकाल में तकनीकी, खासकर सेमीकंडक्टर निर्माण, सेवा, रक्षा जैसे मामलों में भारत और अमेरिका काफी करीब आए हैं, लेकिन आर्थिक मसलों को छोड़कर बाकी सब पर शायद ही कोई खास असर पड़े। टैरिफ में वृद्धि के अलावा विश्व व्यापार संगठन को कमजोर करने संबंधी ट्रंप के पूर्व बयानों से भी हमारी चिंता बढ़ी है, क्योंकि हम इस संगठन के पक्षधर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में उम्मीद है कि हमें लोगों को लाभ भी अधिक होगा। धन्यवाद।